बच्चों, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं मंथन पटेल आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल कैम टीवी पे। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इनिशियल फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ लिए जो टर्म्स हमें आगे जाके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, एड्सॉर्प्शन पढ़ा, अब्जॉर्प्शन पढ़ा, डिसॉर्प्शन पढ़ा। क्लियर। कुछ बच्चों ने कमेंट की थी कि सर ये डाउट है, वो डाउट मैं आपको आखिर में करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो उसके कनेक्टेड टॉपिक है वो दो टॉपिक के बारे में मुझे आपको बताना है। मैंने आपको अगले लेक्चर में बताया था कि हम बात करने वाले सेकंड लेक्चर में फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन के बारे में। समझना, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन वो एक्चुअल में होता क्या है, उनकी अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं या डिफरेंशिएट होते हैं। रेडी, खास ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो चालू करने से पहले उसका जो बेस है, आपको पता है हम बेस से चालू करते हैं, तो उसका जो बेस है मैं वहां पे आपको लेके जाता हूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आपके हिसाब से क्या कोवेलेंट बॉन्ड जो है, समझना, आपके हिसाब से मुझे आप बताइएगा कि भाई क्या कोवेलेंट बॉन्ड और वीक वीक वांडरवाल फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड एंड वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों की कंपैरिजन अगर हम करें तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप जानते ही हो, आप लोग केमिकल कंपाउंड पढ़ चुके हो 11th के अंदर कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांगर होता है। क्लियर ना, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांगर होता है ना, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और परफेक्ट अट्रैक्शन होता है। और वीक वांडरवाल फोर्स तो क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है जो दूसरे फोर्स के अगेंस्ट में दबा हुआ रहता है। क्लियर ना, वांडरवाल फोर्सेस जो होते हैं एक प्रकार का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन वो क्या होता है, दबा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग है, समझना, इन दोनों के ऊपर से हमें फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसा क्या होता है, तो आप कोई भी प्रकार का अगर केमिकल रिएक्शन देखते हो, किसी भी प्रकार का, चाहे कॉम्बिनेशन ले लो, डिकम्पोजिशन ले लो, कोई भी ले लो, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, चाहे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उस कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू वान डेर वाल फोर्सेस। क्लियर ना, क्योंकि वान डेर वाल फोर्सेस तो हर एक एटम एटम के बीच में पनपते हैं। ये जो है वान डेर वाल फोर्स वो तो होते ही है, लेकिन दबे हुए रहते हैं दूसरे फोर्स के अगेंस्ट में, दूसरे फोर्स के कंपैरिजन में क्या होते हैं, दबे हुए रहते हैं। तो जनरली आपको अगर कोई फिजिकल फिनोमेना के बारे में बात करनी हो तो वो आप कहां पे चेक आउट करते हो उसको, वीक वांडरवाल फोर्सेस के अंदर हम ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई कोई भी फिजिकल चीजें, अगर फिजिकल चेंज अगर हम देखते हैं, कोई केमिकल चेंज देखना जाना है तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, मतलब कि बॉन्ड की बात करनी पड़ती है। यानी यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, वीक होते हैं। समझना, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। बस इसी को लेके हमें हमारी डेफिनेशन पढ़नी है फिजिसॉर्प्शन की और केमिसॉर्प्शन की। उसका मतलब समझिएगा, फिजिसॉर्प्शन मतलब क्या, कि भाई फिजिसॉर्प्शन मतलब एक प्रकार का ऐसा ही एड्सॉर्प्शन, एक्चुअल में ये जो दोनों है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, वो एड्सॉर्प्शन के ही दो टाइप है, मेन दो पार्ट एड्सॉर्प्शन के ये दो ही है, एक फिजिसॉर्प्शन और एक केमिसॉर्प्शन। क्लियर। अगले लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, याद है आपको। क्लियर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के अंदर भी हमने एक चीज बताई थी कि भाई एड्सॉर्बेट की मात्रा ज्यादा या कम, उसके डिपेंड पे हमने उसको बाइफरकेट किया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन जो है वो दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कोवेलेंट बॉन्ड और वीक वान डेर वाल फोर्सेस के ऊपर, यानी कि वान डेर वाल फोर्सेस के ऊपर। तो फिजिसॉर्प्शन है उसको क्या कहते हैं, एक प्रकार का फिजिकल एड्सॉर्प्शन। समझना, फिजिसॉर्प्शन मींस व्हाट, एक प्रकार का फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन मींस व्हाट, एक प्रकार का केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर, क्या एक प्रकार का केमिकल एड्सॉर्प्शन वो आता है केमिसॉर्प्शन के अंदर, और एक प्रकार का फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, कि भाई वीक वान डेर वाल फोर्सेस, देखिए एड्सॉर्प्शन के दो टाइप मैंने यहां पे मेंशन कर दिए। ये जो है वो डेफिनेशन मैंने प्रॉपर्ली इसलिए लिखी हुई है, दोनों की डेफिनेशन मैंने मेंशन की कि आपको पता चले कि भाई एक्चुअल उनके वर्डिंग क्या है। Physisorption means what? When adsorption of gas on the surface of solid occurs due to weak van der Waal force. किसी भी प्रकार का गैस, समझना, किसी भी प्रकार का गैस अगर सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या होता है, वीक वान डेर वाल फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्ब होता है, ड्यू टू वीक वान डेर वाल फोर्सेस, ड्यू टू वीक वान डेर वाल फोर्सेस, वान डेर वाल फोर्सेस की मदद से अगर एड्सॉर्प्शन हुआ है तो वो क्या कहा जाता है, फिजिसॉर्प्शन।
और केमिजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। याद करो चैप्टर आप 11th के अंदर भी पढ़े हो, इवन 9th में भी आया था। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड मींस व्हाट, कि भाई एक प्रकार का ऐसा अट्रैक्शन जिसकी मदद से क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल या दूसरा मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के, माफ कीजिए, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या रहता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है। क्लियर। और उस केमिकल बॉन्ड के अंदर हमने बहुत सारे केमिकल बॉन्ड पढ़े हुए थे। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसके बाद हमने वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा था। क्लियर ना। तो ये हर एक प्रकार के बॉन्ड हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़े थे जो कि बहुत स्ट्रांग थे। और वान डेर वाल्स फोर्सेस क्या था, वीक था। याद करो वो चैप्टर जब हमने लंडन फोर्स पढ़ा, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स पढ़ा, डाइपोल डाइपोल फोर्स पढ़ा। क्लियर ना। वो सारी चीजें जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज आपके दिमाग में आई थी कि भाई केमिकल बॉन्ड होते हैं ना जो, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू वान डेर वाल्स फोर्सेस। रेडी। तो फिजिजॉर्प्शन मींस व्हाट, कि भाई वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस की मदद से जो एडजॉर्प्शन होता है वो क्या कहा जाता है, फिजिजॉर्प्शन। और केमिजॉर्प्शन मींस व्हाट, केमिकल बॉन्ड की वजह से जो क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, वो होता है केमिजॉर्प्शन। यानी कि इनडायरेक्टली एक चीज हमें पता चली कि भाई केमिकल, यहां पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया हुआ है, केमिकल बॉन्ड की वजह से केमिजॉर्प्शन होता है। क्लियर ना। केमिकल एडजॉर्प्शन होता है किसकी वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। और फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है किसकी वजह से, वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से। यानी कि केमिजॉर्प्शन जो है, यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन है, वो क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रांग हुआ कंपेयर टू फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर ना। ड्यू टू बॉन्ड आपको दिख रहा है कि भाई वान डेर वाल्स फोर्सेस है वो क्या है, वीक है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी किसी भी प्रकार का केमिकल बॉन्ड है वो, तो केमिजॉर्प्शन जो हुआ कंपेयर टू फिजिजॉर्प्शन क्या हुआ, ज्यादा स्ट्रांग हुआ। क्लियर। इसलिए मैंने पहले आपको बॉन्ड पढ़ा, बॉन्ड के ऊपर सीधा समझ में आ जाता है उसकी डेफिनेशन क्या, कि भाई ऐसे प्रकार का एडजॉर्प्शन जो हो रहा है किसी भी प्रकार की सॉलिड की सरफेस है मेरे पास, उसके ऊपर कोई भी गैसियस जब एडजॉर्ब हो रहा है तो एडजॉर्प्शन हो रहा है किसकी वजह से, किसकी वजह से, वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से या उसकी वजह से, तो क्या कहा जाता है वो, फिजिजॉर्प्शन। क्लियर। फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर वो जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड की वजह से हो रहा है तो वो क्या कहा जाता है, केमिजॉर्प्शन मींस केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर। ध्यान रखना इस बात को खास, क्योंकि ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, ध्यान रखना। रेडी। केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन। अब हमें पढ़नी है इसकी सबसे अहम थियरी, मींस इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक। मैंने यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के नेम मेंशन किए हुए हैं, लेकिन अब आप लोग नोट और पेन उठा लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊं वहां वहां पे वो सारी चीजें समझ के, आपको लगे वीडियो पॉज करके लिखना है, वीडियो पॉज करके लिखिएगा। क्लियर। क्योंकि ये सारी बातों को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अंदर कहीं कहीं पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे, हम प्रेशर की बात करेंगे, जो कि एक प्रकार के क्या थे, फैक्टर्स थे एडजॉर्प्शन पे इफेक्ट करने वाले। एक्चुअल में जो डाउट थे बच्चों के, मैं वो जो बच्चा था उसका जो डाउट था, जिन्होंने कमेंट किया था, वो डाउट्स भी मैं आपको बता देता हूं कि वो यही पूछ रहा था कि सर जो आपने अगले लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया कि जो एडजॉर्प्शन होता है उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में साथ में समझा ही दूंगा। क्लियर। और आखिर में आपको अलग से भी समझाऊंगा कि वो क्यों और किस तरीके से है। बराबर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक की ओर जाते हैं। फर्स्ट, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, उसके बाद सेकंड सेशन के अंदर हम ये दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्चुअल फिजिजॉर्प्शन क्या है और एक्चुअल केमिजॉर्प्शन क्या है। पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं जो खास काम की है। क्लियर। नोट डाउन करते जाइएगा सारी बातों को। लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मींस व्हाट, कि भाई स्पेसिफिसिटी, भाई ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये जो फिजिजॉर्प्शन है वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है। कंपेयर टू केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन है ना वो हाईली स्पेसिफिसिटी रखता है, वो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हाई। मतलब कि ये जो है वो चाहे बॉन्ड, ये जो है अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से होता है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स चाहे लगने की टेंडेंसी है या नहीं है वो तो वैसे भी दिखेगा। मैंने कहा था वान डेर वाल्स फोर्सेस तो होता ही है लेकिन दिखते नहीं है। यानी कि इनकी जो स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक नहीं है कि वान डेर वाल्स फोर्स वहां पे प्रेजेंट होगा तो ही फिजिजॉर्प्शन होगा, नहीं, फिजिजॉर्प्शन कभी भी हो सकता है, लेकिन ये जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। दोनों को मैं साथ में समझा देता हूं आपको डिटेल में समझ में आए। क्या ये जो है वो क्या है, हाईली स्पेसिफिसिटी है, इनकी जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, यानी कि ये
कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी कि भाई अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है तो ही क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। अगर बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो केमिसॉर्प्शन होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो होता ही किसकी वजह से है, बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से। क्लियर, पहले चीज समझ में आ गई क्या? ये जो होते हैं ना फिजिसॉर्प्शन जो फिनोमेनन है वो क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी वाला है, और ये जो है वो हाई स्पेसिफिक है, याद रखना खास। दूसरा है नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, इस बात को खास ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर हमें दो सबसे अहम थियरी पढ़नी है इस चैप्टर की, दोनों के दोनों आइसोथर्म है, फ्रुंडलिच आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म। ये दोनों के दोनों एक टेम्परेचर पर डिपेंड है, एक प्रेशर पर डिपेंड है। क्लियर, और जो कैरेक्टर्स थे, जो फैक्टर्स थे, उसके अंदर भी वो चीज है, इसलिए मैंने आपको वो चीज डिटेल में नहीं पढ़ा। जो बच्चा वो कमेंट था उसका वो आप अच्छे तरीके से समझ ले कि वो जो है वहां डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया था मैंने क्योंकि आगे वो हमें करना ही है, सिर्फ इसलिए मैंने वहां पे सिर्फ उसके नेम लिखे थे। रेडी, चलिए। नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, एड्सोर्बेट का नेचर डिपेंड करता है कि भाई फिजिसॉर्प्शन कैसा है। रेडी, यहां पे ऐसा कुछ मैंने मेंशन नहीं किया है कि यहां पे मैंने लिखा है नेचर ऑफ एड्सोर्बेट, क्योंकि मैं दोनों एक साथ समझा देता हूं आपको क्यों ऐसा है। क्लियर, नेचर ऑफ एड्सोर्बेट मींस व्हाट, कि भाई जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई भी गैसियस है, मेटल की सरफेस पे यानी कि सॉलिड की सरफेस पे कोई भी गैसियस जो है वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब हो रहा है, समझना। तो फिजिसॉर्प्शन का मतलब हमने क्या बताया कि भाई कोई भी एक सरफेस है, वो सरफेस पे कोई भी आके चिपक गया, सिंपल, और बॉन्ड नहीं बना लेकिन आके क्या हुआ, वीक वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से वहां पे क्या हुआ, ऐसे चिपक गया, बराबर। लेकिन केमिकल के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि भाई इसके पास बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है तो ही ये भाई आके यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर, यानी कि स्पेसिफिक है वो, ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन नेचर जो है एड्सोर्बेट का, फॉर एन एग्जांपल, नेचर के लिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि भाई मेरे पास गैसियस एड्सोर्बेट है, और एक चीज उस गैसियस एड्सोर्बेट को बनाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, आप लोग केमिकल सॉरी माफ कीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके 11 के अंदर। वहां पे स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो लिक्विड माफ कीजिए लिक्विड होने की जो एबिलिटी होती है उनकी, क्लियर है, लिक्विफिकेशन नाम का एक आपने पूरा ग्राफ भी पढ़ा था, क्रिटिकल टेम्परेचर था जहां पे, क्रिटिकल प्रेशर था जहां पे, याद कीजिए ऐसा ग्राफ था, ऐसा एक ग्राफ था, क्लियर ना, जहां पे यहां पे हम क्या लेते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर लेते थे। क्लियर, यानी कि तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट कौन हो जाएगा, क्लियर, तुरंत लिक्विड में कौन कन्वर्ट हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर के नजदीक होगा, मतलब कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझना। तो मैं किसी गैसियस को किसी भी सरफेस पे, चाहे लिक्विड पे या चाहे सॉलिड पे, अगर एड्सॉर्ब करवा रहा हूं, समझना, अगर किसी, ये नेचर की बात चल रही है, अगर किसी गैसियस को मैं एड्सॉर्ब करवा रहा हूं तो डिपेंड करेगा कि भाई एड्सोर्बेट जो है वो कौन से स्टेट का है, मींस कौन सा उसका नेचर है, वो गैसियस है तो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास, वो लिक्विड है, या वो गैसियस है तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, उसके पास जाके वो कितनी टेंडेंसी से सामने लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला है, मतलब लिक्विफिकेशन होने वाला है। क्लियर, तो देखिए जो गैसियस नेचर वाले होते हैं उनका लिक्विफिकेशन फटाफट हो जाता है, क्लियर ना, उनका लिक्विफिकेशन फटाफट हो जाता है ना, क्योंकि गैसियस से उनको लिक्विड की ओर जाना होता है, तो वो टेम्परेचर क्रिटिकल, ये तो आपको पता है ना, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये मैंने आपको बताया था 11th के अंदर, ये चीज भी आ गई क्या, कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या, कौन सा टेम्परेचर होता है, कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर अब वो मेंटेन हो गया, अब उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आपने दिया तो चाहे आप कितना भी प्रेशर दोगे लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो पाएगा नहीं। याद कीजिए, हम गैसियस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, समझना, हम क्या करते हैं, गैसियस से लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट होते हैं तब हमारे पास, हम बाहर से प्रेशर भी देते हैं। मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और प्रेशर ऊपर से देते हैं तो बात बनेगी ही नहीं, एक टेम्परेचर फिक्स्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि भाई अब उस कुछ हद तक ही हम टेम्परेचर दे पाएंगे, लेकिन एक हद से ज्यादा टेम्परेचर हमने दे दिया, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वो टेम्परेचर से हमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया और चाहे हमने कितना भी प्रेशर किया मॉलिक्यूल पास आएंगे ही नहीं, एक तरफ से हम मॉलिक्यूल को भगा रहे हैं और एक तरफ से हम मॉलिक्यूल को पास ला रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो ये ग्राफ आपको वो चीज सिखाता था, यानी कि अगर आपका एड्सोर्बेट जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर है तो फटाफट लिक्विफाई हो जाए, क्यों, क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो डिपेंड करता है कि भाई एड्सोर्बेट उसका नेचर कौन सा है, वो गैसियस है, लिक्विड है, सॉलिड है, कौन सा है, कौन सी सरफेस, एड्सोर्बेंट की बात नहीं चल रही है, कौन सी सरफेस पे हो रहा है वो नहीं है, वो कौन से नेचर का है, गैसियस है तो फटाफट से हो जाएगा कि भाई उसका लिक्विफिकेशन फटाफट हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर उसको डिसॉल्व होना है, उसका जो लिक्विड की फॉर्म में उसको जाना है तो क्या हो जाएगी, सारे मॉलिक्यूल धीरे 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 फटाफट क्या हो जाएंगे,
लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कब? जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी वो चीज पूरी टेबल बना के दी हुई है कि भाई कितने कितनों का क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे दिया हुआ है। लाइक सल्फेट SO4 हमारे पास कोई एक, सॉरी माफ कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई मीथेन गैस है, तो अलग अलग प्रकार के गैसेस दिए हुए हैं और उसके ऊपर उनके क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे हुए हैं कि भाई आप क्रिटिकल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। समझना, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर जितना बढ़ाते हो उतना उसके लिक्विड होने की जो इजीनेस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और फटाफट से वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। बराबर, ये चीज भी आप पढ़ गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि नेचर ऑफ एडसोर्बेंट, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो फटाफट से क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। बराबर, चलिए तीसरी बात करते हैं, रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर होता है मतलब कि ये जो रिवर्सिबल नेचर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, दोनों की कंपैरिजन में एक साथ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि ये जो फिनोमिनन है, फिजिक्स जो है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। क्यों? देखिए ये जो है एब्जॉर्बेंट है, सॉरी माफ कीजिए एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट के ऊपर जब कोई एड्सॉर्बेंट आके यहाँ पे चिपकेगा, ये तो क्या है, एक प्रकार का वीक वान डेर वाल फोर्सेस है। वीक वान डेर वाल फोर्सेस है ना, मतलब कि ये जो है उसको मुझे वापस यहाँ से यहाँ ले जाना हो तो आसानी से पॉसिबल है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि फोर्सेस जो है वो यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, ना के बराबर है। वान डेर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है प्रोसेस। क्यों? केमिज ऑप्शन के अंदर क्या होता है, एक बार समझना, एक बार जब मेरे पास कोई एक सरफेस है, वो सरफेस के ऊपर जब मैंने किसी भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर किसी भी एड्सॉर्बेंट को क्या कर दिया, जैसे ही मैंने क्या कर दिया उसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा कि भाई ये जो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, इनका जो नेचर है कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इरिवर्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को ले, इसको निकालना हो तो निकलेगा जरूर, लेकिन मॉलिक्यूल लेके निकलेगा। मींस व्हाट, एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं चारकोल है मेरे पास, उस चारकोल की मैं प्रोसेस करवाता हूं, बैलेंस करता हूं साथ में डाई ऑक्सीजन गैस के साथ। समझना क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये चारकोल है, रेडी। इस चारकोल की सरफेस के ऊपर, ये जो सरफेस है उसके ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसके मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की, रेडी। ये मेरे पास कार्बन यानी कि चारकोल है। चारकोल की सरफेस के ऊपर जब मैंने O2 गैस को प्रेशराइज्ड करके क्या किया, एड्सॉर्ब किया, तो वो एड्सॉर्ब हो गया, रेडी। दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया क्योंकि केमिजॉर्प्शन हुआ, केमिजॉर्प्शन हुआ ना, प्रोसेस हो गया, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। क्या मिला? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि अब एड्सॉर्प्शन हो जाने के बाद हमारे पास सरफेस के ऊपर कौन बचा, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर ना, जो मॉलिक्यूल बचे हो। अब मैं अगर इसको कोई भी दूसरी फिजिकल प्रोसेस से अलग करना चाहूं, समझना क्या, इन दोनों को, कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन को और ऑक्सीजन को अगर मैं किसी भी फिजिकल फिनोमेना से अलग करना चाहूं तो ये अलग नहीं होंगे लेकिन ऐसे होंगे कि भाई एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और एक तरफ इसकी सरफेस रहेगी। ये जो है ये सरफेस एक तरफ रहेगी और यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक तरफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में तो क्या बन चुका था, बॉन्ड बन चुका था ना। इन दोनों के बीच में तो क्या हो गया है, बॉन्ड हो गया है। बॉन्ड होने की वजह से ये भाई जो है दूर नहीं जा पाता है, देखो दूर जाए नहीं। क्यों? क्योंकि वो अगर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ जो चिपका हुआ है जो उसके मॉलिक्यूल उसको लेके जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो हुई नहीं, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से ये दोनों अलग हुए नहीं। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक प्रकार का बॉन्ड। और यहाँ पे तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये तो भाई कभी भी आ जा कर सकते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल होते हैं पर ये रिवर्सिबल नहीं होते। इस बात को दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा सारी बातों को अच्छी तरीके से, बार बार बोल रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सरफेस एरिया दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे मुझे आपको दो चीज पढ़ानी है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट दोनों चीज आप थोड़ी समझिएगा, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, क्लियर। एड्सॉर्बेट का जो सरफेस एरिया है वो जितना फैला हुआ होगा उतना एड्सॉर्ब तुरंत हो जाएगा ना। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मैं इतना बड़ा रॉक यानी पत्थर लेके उसके ऊपर रखता हूं तो जो एड्सॉर्प्शन होगा कंपेयर टू उस रॉक को मैं क्या करता हूं, पूरी तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय करता हूं, एकदम पाउडर फॉर्म में लाता हूं, फिर उसके ऊपर डालता हूं तो सारा पाउडर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा पूरी सरफेस के ऊपर। यानी कि जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। एड्सॉर्बेंट के बारे में पढ़ना है, ये तो मैंने आपको समझाया सिर्फ एड्सॉर्बेंट के बारे में। हमारा जो बेस है, वो बेस हमारी जो सरफेस है, चारकोल की सरफेस जितनी बड़ी होगी, समझना, चारकोल की सरफेस जितनी बड़ी होगी उतना ये ऑक्सीजन गैस उसके ऊपर आसानी से डिसॉल्व होगा, माफ कीजिए आसानी से एड्सॉर्ब होगा, क्लियर।
वो एड्सोर्बेट एड्सॉर्ब आसानी से तभी हो पाता है जब उसको प्लेटफॉर्म बड़ा मिलता है। सीधी बात है ना, जितना बड़ा आप ये लॉजिकल लाइफ के अंदर भी यही चीज होती है क्या, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है उतना हम ऊपर जाते हैं। रेडी, यानी कि एड्सोर्बेंट जितना बड़ा होगा, जितना सरफेस एरिया उसका बड़ा होगा, उतना एड्सॉर्ब जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, जो एड्सोर्बेट जो एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी बात है, क्लियर। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन ये जो आखिरी टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज है, याद रखिएगा। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार ले लीजिए फटाफट से, क्लियर, क्योंकि आपको समझ में आया कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से चिपकता है चारकोल के ऊपर। चलिए अब देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, उसका एक्चुअल मतलब क्या है। किसी किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, समझना क्या लिखा है किसी किसी के अंदर, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन चलता है, एंथैल्पी हीट कोई भी है, दोनों एक ही फॉर्म में है। रेडी, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है समझना, बहुत इजी है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता क्या है समझना, ये मेरे पास एग्जांपल देके समझाता हूं। ये मेरे पास एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जब मैं एड्सॉर्प्शन करवा रहा हूं, तब आपने एक चीज पढ़ी थी, मैंने अगले लेक्चर में पढ़ाई कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना है, मतलब हीट जनरेट होती है, क्लियर ना। तो वो कोई स्पेसिफिक लेना है आपको, लाइक मैं लेता हूं 1 मोल, भाई 1 मोल एड्सोर्बेट, जब कोई स्पेसिफिक एड्सोर्बेंट के ऊपर, कोई फिक्स्ड एड्सोर्बेंट के ऊपर क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है, समझना। जब 1 मोल एड्सोर्बेट कोई एड्सोर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, उस वक्त इसकी सरफेस जो है वो सरफेस के ऊपर से हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट। इसकी वजह से तो इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, लेकिन उस वक्त ये जो हीट जनरेट होती है स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहले तो मतलब समझ में आ गया क्या है, बार बार देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा जो बोल रहा हूं वो क्या। 1 मोल एड्सोर्बेट एड्सॉर्ब on adsorbent at the time the heat release, this heat is known as heat of adsorption, सिंपल। चलिए अब इस केस में और इस केस में थोड़ा ऑपोजिशन है, थोड़ा उल्टा चल रहा है। एक्चुअल में क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि जितनी हीट आप बढ़ाते हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो, उतना क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन कम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, यहाँ पे तो उल्टा उल्टा हो जाता है, आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया उतना केमिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रीजन समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसे कि ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर मैंने किसी चीज को यहाँ पे चिपका दिया, क्लियर। अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, जैसे इसको हीट दूंगा तो इसकी जो सरफेस, ये तो क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भाई सरफेस जो इसको पकड़ के तो रोक नहीं पाएगी, मतलब इसको क्या करेगा, ये इसको छोड़ के तुरंत भाग जाएगा ना, क्यों, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पकड़ नहीं रख सकता। यानी कि यहाँ पे आप हीट को बढ़ाओगे, आप टेम्परेचर दोगे, यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है वो बढ़ेगी। अगर हीट बढ़ी तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा ना। यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन की वजह से फिजिकल उसकी बजाय क्या होने लगेगा, फिजिकल डिसॉर्प्शन होने लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये जो है वो एक प्रकार की केमिकल बॉन्ड है। ये जो मेरे पास एड्सोर्बेंट है, जैसे यहाँ पे कोई एड्सोर्बेंट आया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद देखिए क्या होता है कि भाई जैसे ही आपने एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि हीट की मात्रा जो है वो बढ़ाई कि, तो ये जो हमारा एड्सोर्बेंट है वो एड्सोर्बेंट की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्लियर। और हमने तो इसको यहाँ पे रखा हुआ था, मतलब कि ये एक्टिव होंगे तो इसको लेके एक्टिव होंगे, मतलब कि ये पूरा जो बंच है वो एक्टिव हो गया, मतलब कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। यानी कि ये एक्टिव हो गया, मतलब ये इन दोनों के साथ जो चिपका हुआ है, जो उनका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, वो एड्सॉर्प्शन की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसी वजह से ध्यान रखना, बहुत इजी है और एकदम फंडामेंटल है, अगर दिमाग में रखो तो। जो चीज समझा रहा हूं एग्जांपल के साथ समझना, नोट डाउन खास कीजिएगा। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, आप जितनी बढ़ाओगे उतना केमिसॉर्प्शन बढ़ेगा, कि भाई ये जो है उसको इतना लेके इतना दूर तक चला जाएगा, इतना अंदर तक ले लेगा इसको, क्योंकि ये क्या हो गया, खुद एक्टिव हो गया, नीचे की सरफेस एक्टिव हो गई, ऊपर की सरफेस आई चिपक गई, एक्टिव हो गई इसलिए। यहाँ पे तो ऐसा एक्टिव कुछ होता नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्टिव होगा तो ये उसको पकड़ के रख ही नहीं पाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में फोर्स तो है ही नहीं, ये भाई जैसे एक्टिव होगा तो भाग जाएगा, यहाँ पे भागने का कोई चांस ही नहीं, सिंपल। तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है दोनों के केसेस के अंदर अलग है। यहाँ पे आप जितनी हीट बढ़ाते हो, यहाँ पे उतनी हीट जो है, जैसे कि यहाँ पे सॉरी इतनी हीट बढ़ाते हो उतना फिजिसॉर्प्शन कम होता है, यहाँ पे जितनी हीट बढ़ाते हो उतना केमिसॉर्प्शन बढ़ता है, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे बढ़ता है, क्लियर।
तो ये जो है वो चारों चार जो हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे 5 है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में उतर गई होगी अच्छी तरीके से, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। नई उतरी है तो वीडियो को 4-5 बार देखिए, पहली बार शायद समझ में ना आए, दूसरी बार शायद आपको समझ में आ जाए, वो भी ना आए तो तीसरी बार समझ में आ ही जाएगा। अगर आप लिख के कर रहे हो तो प्रॉपर फंडा है, क्लियर, आसानी से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन डिफरेंस से पहले जो वो बच्चे का डाउट था वो मैं आपको क्लियर कर दूं। वहां पे वो बच्चे ने पूछा था कि सर जो आपने पढ़ाया था कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन के ऊपर, उसमें मैंने 4 फैक्टर लिखे थे। सरफेस एरिया लिखा था, एक तो सबसे पहला सरफेस एरिया लिखा था जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। एड्जॉर्प्शन के ऊपर सरफेस एरिया तो बहुत बस एकदम इफेक्ट करता ही है, जितना बड़ा हो गया उतना फटाफट एड्जॉर्प्शन होगा। दूसरा मैंने लिखा था वहां पे प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, एक एक्टिवेशन भी लिखा था, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट वो भी लिखा था, क्लियर। अब एक्चुअल में वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, सॉरी माफ कीजिए, वो जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स में से 2 फैक्टर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो 2 चीज समझना अच्छे तरीके से। प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दोनों चीजें आपको मैं जब लैंगम्यूर और फ्रुंडलिच आइसोथर्म पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पे वो फैक्टर आपको डिटेल में पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आपको आइसोथर्म पढ़ने वाले, क्लियर। तो वो 2 चीज तो मैं आपको वहां पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले जो 2 है उसके उसके अंदर एक तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, क्लियर ना, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। देखिए कोई भी प्रोसेस जब होती है ना, कोई भी, जैसे कि मैं कोई एक मेरे पास एक कोल है, जैसे कि ये प्रोसेस हो रही है, क्लियर, समझना। तो ये प्रोसेस होके जब ये बन रहा है, ये प्रोसेस होके जब ये बन रहा है, इसी का एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जब कार्बन और ये दोनों मिक्स होके जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं, तब एक्चुअल में हमारा जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा एच की वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव रहती है, क्यों, क्योंकि इन लोगों को हीट की जरूरत है, इन लोगों को हीट की जरूरत है, वो लोग हीट चाहिए उनको, तभी तो जाके वो वहां पे ज्वाइंट होंगे, बराबर। और जब रिवर्सिबल होती है, हालांकि ये रिवर्सिबल होता नहीं है, तो ये रिवर्सिबल है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बराबर। तो लेकिन जब उल्टा हो जाता है तब डेल्टा एच की वैल्यू कम हो जाती है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर आप देख रहे हो तो वहां पे भी आपको पता चल जाता है, रेडी, कि भाई ये जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स में से, सॉरी वहां पे जो 2 फैक्टर थे वो फैक्टर में से दूसरा फैक्टर जो था क्या, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनमें से एक टेम्परेचर के अंदर ये चीज हमें पढ़नी ही है वहां पे, तब आपको फ्रंटलिक समझ में आ जाएगा, प्रेशर की बात करेंगे तब लैंग्वेज समझ में आ जाएगा पूरा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो दोनों जो है प्रेशर और टेम्परेचर, वो दोनों किसी भी केमिसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई आगे जाके होने क्या वाला है, बराबर। ग्राफ कौन सा दिख रहा है आपको, किस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो, वो सारी बातें डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर के फैक्टर के ऊपर। क्यों ऐसा होता है, एक सीधी सी और कॉमन सी बात आपको मैं समझा दूं कि जितना टेम्परेचर आप ज्यादा रखते हो ना, उतना जितना टेम्परेचर आपने जबरदस्त रखा है उतना एक्चुअल में डिसॉर्प्शन कम होता है। क्यों, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, केमिसॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल बोल रहा हूं, आप टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हो, हीट ज्यादा जनरेट कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब कि एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होने लगेगा, एक्चुअल में एड्जॉर्प्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो दूर दूर भाग रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन फटाफट होने लगेगा, क्लियर ना, फटाफट होने लगेगा ना, ध्यान रखना इस बात को। और वहां पे हालांकि वो चीज हमें पढ़नी ही है, तो वो जो डाउट था वो बच्चे का, वो ध्यान रखे कि जब हम 3rd या 4th लेक्चर में फ्रुंडलिच या लैंग्वेज पढ़ने वाले तब उसके अंदर तेरा वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर। फिर भी ध्यान रखना सरफेस एरिया तो डिपेंड करता ही है खास, बराबर, मिस्टेक ना हो, बराबर। वो फैक्टर जो है उसके अंदर एक फैक्टर वो भी था, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉलिड, यानी कि जो एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट है वो, बराबर, वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया, ध्यान रखिएगा खास। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं अलग तरीके से, क्लियर। एक छोटे से वे में यहाँ पे मेंशन करता हूं, लिख देता हूं, तो आपको रिकैप भी हो जाएगा पूरा। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, लेकिन उसका जो डिफरेंट है वो डिफरेंस खास एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा खास, क्लियर, समझ में आई बात। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। चलिए गाइस, आज जो हमने पढ़ा फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं छोटी सी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर, आपको तुरंत दिमाग में आ जाए। वैसे फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन अलग अलग लिख रहा हूं मैं, चलिए यहाँ लिखा देते हैं, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, समझना, क्लियर। एक प्रकार का फिजिकल एड्सॉर्प्शन, चलिए मैं लिखता हूं फिजिकल, एक प्रकार का एड्सॉर्प्शन, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, और ये जो है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, रेडी। देखिए दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, पहले वो समझ लीजिए। दोनों के बीच के अंदर जो पहला डिफरेंस है, खास समझना, पहली चीज तो यही है कि भाई
ये जो है ना वो जनरेट होता है किसकी वजह से, वांडरवाल फोर्स की वजह से, और ये भाई जो है वो जनरेट होता है किसकी वजह से, केमिकल बॉन्ड की वजह से। तो आप पहले वो लिख सकते हैं अराइज ड्यू टू वांडरवाल फोर्सेस, रेडी। और ये हो रहा है अराइज ड्यू टू केमिकल बॉन्ड। सिंपल, पहला डिफरेंस तो यही आपको मिल गया कि भाई ये वांडरवाल फोर्स से जनरेट होता है, ये किससे, केमिकल बॉन्ड की वजह से। दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ये जो है वो क्या होता, स्पेसिफिक नहीं होता, ये जो है वो स्पेसिफिक पढ़ा था ना, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। और ये भाई स्पेसिफिक होता है जब जब टेंडेंसी हो बॉन्ड बनाने की, तभी ये क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी कि ये जो है वो स्पेसिफिक होता है, कोई फिक्स्ड कंडीशन में ही ये एड्सॉर्प्शन करता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता, कहीं पे भी कुछ भी जाके चिपक जाएगा, निकल जाएगा, बराबर, चिपक जाएगा, निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट वहीं से मिल गया कि ये जो है रिवर्सिबल है, और ये भाई जो है वो इरिवर्सिबल है, क्लियर ना, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया आगे, कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल देके समझाया था, बराबर, ध्यान रखना, खास मिस्टेक ना हो। दूसरा, इसकी जो हीट ऑफ एंथैल्पी होती है, हीट ऑफ, माफ कीजिए, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, वो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अब मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, हीट ऑफ फिजिसॉर्प्शन, यानी कि हीट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मैं बार बार इसको अलग इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको दिमाग में बैठे कि ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, क्लियर। क्या, हीट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। एक आपको याद रखनी है, लाइक 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतने के नियर अबाउंट होती है, क्लियर, इतने के नियर अबाउट होती है। हीट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम। यहाँ पे जो है ना हीट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, बहुत। हीट ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हीट ऑफ फिजिसॉर्प्शन बहुत कम, तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा होता है। हीट ऑफ फिजिसॉर्प्शन, हीट ऑफ केमिसॉर्प्शन ज्यादा होता है, कितना, 80 to 240 नियर अबाउट, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। देखिए कितना ज्यादा है, एक मोल में इतना, पर मोल आ गया, मैंने समझाया था, एक मोल 80 से 240 किलो जूल जितनी एनर्जी यानी हीट को जनरेट कर देता है, क्लियर। तो इसी के ऊपर से दूसरा एक टॉपिक भी मिल जाता है कि भाई ये जो है ना लो है, मतलब कि ये फेवरेबल होता है किसके, कौन सी कंडीशन के अंदर ये फेवरेबल है, कब, जब आपके पास लो टेम्परेचर है, तब, रेडी, जब आपके पास लो टेम्परेचर है, मतलब कि फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, एंड हियर हम लिख सकते हैं भाई फेवरेबल ऑन हायर टेम्परेचर, फेवरेबल ऑन हायर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर देखिए दिख रहा है ज्यादा, ये जो है वो फेवरेबल बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, रेडी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं जो हमने अब तक नहीं पढ़ी दोनों के बारे में, एक फिजिसॉर्प्शन जो है ना, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब भी होता है तब वो मल्टी लेयर होता है। कैसे कि भाई एक आ गया, उसके ऊपर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टी लेयर होगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। क्या, यहाँ पे जो है एड्सोर्बेट जो है वो क्या बनाएगा, मल्टी लेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, मल्टी लेयर बनाएगा, समझना। क्या, एड्सोर्बेट जो है ना वो जैसे एक सरफेस आई, एक आया एड्सोर्बेट, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऊपर ऊपर क्या बनाएगा, मल्टी लेयर बनाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक कोई भी आया चिपक गया, दूसरा आएगा तो बॉन्ड में ही जाएगा, जैसे भी ये है आ गया, सरफेस नहीं बनाएगा लेकिन उसी के अंदर बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा, उसी के अंदर शामिल हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे जो एड्सोर्बेट है वो मल्टी लेयर बनाता है, वैसे यहाँ पे जो एड्सोर्बेट है वो एड्सोर्बेट क्या बनाता है, मोनोलेयर, क्या बनाता है, मोनोलेयर, एक ही लेयर बन पाता है, यहाँ ज्यादा लेयर नहीं बन पाते, एक ही लेयर आया आ गया, दूसरा आएगा तो वही लेयर पे जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अंदर एड्सॉर्ब हो जाएगा प्रॉपरली। यानी कि यहाँ पे जो एड्सोर्बेट होता है वो मल्टी लेयर बनाता है, यहाँ पे जो एड्सोर्बेट होता है वो मोनोलेयर बनाता है, ठीक है। बहुत सारे हमने डिफरेंस दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक तो आपको वैसे भी मिल गए फिजिक्स और उसके दोनों के, क्लियर। ऊपर से आपने कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी हुई है, तो सारी बातों को दिमाग में आपने बिठा लिया होगा अच्छी तरीके से।
चलिए एक बात मुझे याद रख बताइए कि इन दोनों के एग्जाम्पल क्या होंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके ये दोनों को प्रॉपरली बाइफरकेट कर देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, माइंस होते हैं ना, जो माइंस, वो माइंस के अंदर जो काम करने वाले होते हैं वो एक प्रकार के मास्क को पहनते हैं, देखा है? वो मास्क जो होता है ना, वो मास्क के आगे के पार्ट में चारकोल लगाया होता है, आगे का जो पार्ट होता है ना वहां पे चारकोल लगाया होता है, जो क्योंकि माइंस के अंदर तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, वो गैसेस को तो वो इनहेल नहीं कर सकते ना बॉडी में, तो वो चारकोल जो है ना, वो चारकोल क्या करता है, वो जो मास्क है, जैसे कि भाई मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये मास्क है, क्लियर, इसके ऊपर यहाँ पे होल होते हैं, आपने देखे हो तो, और वहां पे क्या होता है, इसके जो अंदर का रहता है वहां पे चारकोल होता है, जैसे ही कोई हार्मफुल गैसियस यहाँ पे एंटर होंगे वैसे ही ये चारकोल क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, मतलब कि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आएगा, लेकिन जैसे ही वो इनहेल करने के बाद जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे वापिस यहाँ से सारे गैसेस बाहर चले जाएंगे, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इसकी सरफेस के ऊपर वो चिपक भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं, क्लियर, इसकी सरफेस के ऊपर वो चिपक भी जाते हैं और निकल भी जाते हैं, यानी कि ये जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है, चारकोल जो है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। वैसे यहाँ पे भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, एक एग्जांपल तो मैंने ये भी बता दिया आपको, कार्बन प्लस डाइऑक्सीजन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर ना, एक एग्जांपल तो यही है। दूसरा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, जैसे कि भाई कोई भी मेटल लाइक निकल मेटल है, निकल मेटल के ऊपर मैं H2 गैस को एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ, तो निकल मेटल के ऊपर H2 गैस क्या बना देगी, एक सरफेस बना देगी, एक बॉन्ड बना देगी प्रॉपर, रेडी। फिर उसको फिजिकल फिनोमेना से अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहेंगे तो वो निकल के मॉलिक्यूल लेके निकलेगी, रेडी। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो कि भाई जैसे कोई भी नोबल मेटल मेरे पास है, लाइक गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, उन सब की मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का क्या होना, एड्सॉर्प्शन होना, यानी ऑक्सीजन उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, वो कोरोइड नहीं हो पाएगा लेकिन क्या एक लेयर बना देगा, रेडी। नोबल मेटल है वो तो रिएक्ट करती ही नहीं है तीनों, रेडी। तो ये उसके बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल भी खास ध्यान रखना, माइंस के अंदर काम करने वाले जो मास्क होता है ना, वो मास्क के अंदर चारकोल होता है, तो वो जो चारकोल होता है वो चारकोल जो हार्मफुल गैस है ना उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडी। खास ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डिफरेंस हमने पढ़ लिए है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में, रेडी। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पे ही खत्म कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको मैं हर वक्त कहता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उस सारी बातों को प्रॉपर्ली नोट कीजिए, खुद की नोट्स बनाइए, क्योंकि जितना आपने लिखा होगा उतना आपको एग्जाम में ज्यादा याद आएगा, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, और दिमाग लगाना होता है बस थोड़ा, क्लियर। नोट्स बनाइए खुद से और लिखते रहिए, ध्यान रखना खास, बराबर। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स निकल रहा है तो वो डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजिए, उसके आंसर मैं आप तक पहुंचा दूंगा, क्लियर। अगले लेक्चर के अंदर यानी कि थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ने वाले हैं, फ्रुंडलिच और लैंगम्यूर आइसोथर्म, ये दोनों आइसोथर्म है वो इस चैप्टर की सबसे अहम थियरी है और बहुत काम में आए ऐसी थियरी है, ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।